नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल जीएस बाय नीरज सर में। कैसे हैं आप सब? मैं आशा करता हूँ स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी तैयारी में व्यस्त होंगे। तैयारी आप लोग टीजीटी आर्ट की कर रहे हैं तो आप टीजीटी आर्ट की तैयारी में व्यस्त हैं, मैं ऐसा मान के चल रहा हूँ। और व्यस्त रहिएगा मित्रों, क्योंकि पेपर की डेट कभी भी आपके बीच आ सकती है, दस्तक दे सकती है। तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस देखने की आवश्यकता होगी। आज की इस क्लास में हम लोग शंखो चौधरी, सोमनाथ और उसके साथ महेंद्र पांड्या और मीरा मुखर्जी को पढ़ेंगे। तो आप थोड़ा पेन पेपर मजबूती के साथ पकड़िएगा। हो सकता है कुछ क्वेश्चंस लिखना पड़े, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चंस बनते ही हैं। आप प्रैक्टिस पेपर सॉल्व किए होंगे या हस्तलिखित मॉडल पेपर सॉल्व किए होंगे या 10 का डोज लगाए होंगे, तो हर जगह आपको ये क्वेश्चंस देखने को मिले होंगे। तो पेन पेपर उठा लीजिएगा, लिखना पड़ेगा मित्रों। आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला नाम हम शंखो चौधरी का देख रहे हैं मित्रों। 1916 में जन्म और 2005 में दुखद निधन होता है। शंखो चौधरी कौन थे? तो मूर्तिकार के रूप में फेमस है। शंखो चौधरी का जन्म कब और कहाँ हुआ मित्रों? तो 25 फरवरी 2016 नहीं 1916 को शांथाल परगना बिहार में जो है शंखो चौधरी का जन्म होता है। शंखो चौधरी ने 1933 में कला में बीए किया। और वो कहाँ से बीए करते हैं? 1939 में, तो वो शांति निकेतन वीरभूमि से करते हैं। कई बार क्वेश्चंस पूछा गया शांति निकेतन कहाँ स्थित है, तो जिले का नाम दे देता है मित्रों, तो उसमें वीरभूमि लगाना होता है। ठीक है, कोलकाता भी ऑप्शंस में रहेगा, वीरभूमि भी रहेगा, तो आपको वीरभूमि लगाना पड़ता है शांति निकेतन के लिए। आगे बढ़ें तो आगे कहा जाता है शंखो चौधरी के गुरु कौन रहे मित्रों? तो शंखो चौधरी के जो कला गुरु रहे हैं उनका नाम आपका रामकिंकर वैज होता है। तो याद रखिएगा, रामकिंकर वैज के ये से ले रहे हैं। 1945 में रामकिंकर के साथ युद्ध स्मारक प्रतिमा में उनकी सहायता के लिए नेपाल गए। तो युद्ध स्मारक प्रतिमा जो बनाने के लिए रामकिंकर जी जो है 1945 में नेपाल जाते हैं, तो उनके साथ जो है इनके शिष्य भी जाते हैं। नाम होता है शंखो चौधरी। शंखो चौधरी भी उनके साथ गए और वहाँ प्रतिमा में सहायता की। 1980 में तंजानिया के दरुसलम विश्वविद्यालय के प्रोफेसर के रूप में नियुक्ति की होती है मित्रों। तो 1980 में दरुसलम विश्वविद्यालय में एज अ प्रोफेसर के रूप में शंखो चौधरी की नियुक्ति भी हुई है। शंखो चौधरी को पद्मश्री कब मिलता है मित्रों? पद्मश्री आप जानते हैं चौथा महत्वपूर्ण पुरस्कार होता है और ये 1971 में इन्हें पद्मश्री से नवाजा जाता है। शंखो चौधरी का माध्यम क्या रहा है? तो प्रस्तर माध्यम में, लकड़ी माध्यम में और धातुए पत्र के साथ साथ ये कास्ट मेटल और सीमेंट में बढ़िया बढ़िया रचनाएं बनाए हैं। तो ये सारे काम जो है शंखो चौधरी के लिए रहे हैं। शंखो चौधरी के बाद हम लोग सोमनाथ होर की तरफ बढ़ेंगे। सोमनाथ होर 1921 में जन्म होता है और 2006 में निधन होता है। सोमनाथ होर किस रूप में प्रसिद्ध है मित्रों? तो ये ग्राफिक कलाकार के रूप में जाने जाते हैं, ग्राफिक आर्टिस्ट के रूप में जाने जाते हैं। सोमनाथ होर का जन्म कब और कहाँ हुआ था मित्रों? तो 1921 में चिटगांव बांग्लादेश में जो है इनका जन्म हुआ है। और आगे बढ़ें तो एक रचना दिखाएंगे, जख्म नामक रचना, जिसके लिए फेमस भी होते हैं। ये जख्म शीर्षक की रचना है मित्रों, आप देख लीजिए अच्छे से। और ये जख्म शीर्षक वाली रचना किसने बनाई है? तो ये सोमनाथ होर की अच्छी रचनाओं में शुमार है। सोमनाथ होर की अगर बात करते हैं तो कला में डिप्लोमा कहाँ से प्राप्त करते हैं मित्रों? तो गवर्नमेंट स्कूल ऑफ आर्ट्स एंड क्राफ्ट्स कोलकाता है, वहाँ से कला में डिप्लोमा प्राप्त करते हैं। और आगे बढ़ा जाए तो दिल्ली कॉलेज ऑफ आर्ट्स में ग्राफिक विभागाध्यक्ष और उसके साथ एसएस विश्वविद्यालय बड़ौदा और कला भवन शांति निकेतन में विजिटिंग प्रोफेसर के रूप में कौन रहे मित्रों? तो सोमनाथ होर एज अ विजिटिंग प्रोफेसर के रूप में भी कार्य किए हैं। आप जानते हैं ग्राफिक कलाकार के रूप में इनकी ख्याति लब्ध ही रही है। सोमनाथ होर थे मित्रों तो प्रिंट मेकर रहे, मूर्तिकार रहे, चित्रकार रहे और म्यूरलिस्ट भी रहे हैं। कौन? सोमनाथ होर जी। सोमनाथ होर की अगर बात करते हैं मित्रों तो सोमनाथ होर किस रूप में ज़्यादा पहचाने गए? तो छापा चित्रकार के रूप में ज़्यादा पहचाने गए हैं। आपसे पूछा जाएगा सोमनाथ होर ज़्यादा प्रसिद्ध किस रूप में है? तो छापा चित्रकार के रूप में ज़्यादा फेमस हैं। आगे बढ़ें, आगे कहा जाता है किसने लास्ट वैक्स प्रोसेस के माध्यम से वियतनाम में व्यवस्थित स्वतंत्रता संग्राम के सेनानियों को तराशा है मित्रों? तो लास्ट वैक्स प्रोसेस में जो है वियतनाम व्यथित स्वतंत्रता संग्राम के सेनानियों को तराशने का काम सोमनाथ होर जी का रहा है। ये बात आप समझने का प्रयास करिएगा। मई 1974 से अक्टूबर 1977 के मध्य, मई 1974 से अक्टूबर 1977 के मध्य सोमनाथ होर ने वियतनाम स्वतंत्रता संघर्ष को चिरस्थायी बनाने के इरादे से एक बड़े कांस्य मूर्ति शिल्प की रचना की। उसका शीर्षक जो रखा, माँ और बच्चा रखा मित्रों। तो माँ और बच्चा जो आपके वियतनाम स्वतंत्रता संघर्ष से जुड़ा रहा, वो रचना सोमनाथ होर के द्वारा बनाई गई है। आगे बढ़ें तो आगे कहा जाता है जिंदगी के जख्मों के कलाकार कौन है मित्रों? तो जिंदगी के जख्मों के कलाकार के रूप में भी सोमनाथ होर को ही जो है प्रसिद्धि मिली हुई है। ये भी याद रखना, क्वेश्चंस पूछा जाएगा। मैं तस्वीरें नहीं बनाता, मैं जख्म बनाता हूँ, यह कथन किसका है मित्रों? तो मैं तस्वीरें नहीं बनाता हूँ, मैं जख्म बनाता हूँ, ऐसा कथन सोमनाथ होर का ही रहा है।
सफेद पर सफेद श्रृंखला के प्रिंट किसने तैयार किए मित्रों? तो सफेद पर सफेद श्रृंखला के जो प्रिंट तैयार करने का काम रहा वो सोमनाथ होर का ही रहा है। किसका रहा है? सोमनाथ होर का ही रहा है। मिथुन कलाकृति किसकी है? मिथुन कलाकृति 1976 में बनाई जाती है मित्रों, और ये मिथुन कलाकृति सोमनाथ होर के ही द्वारा बनाई जाती है। चीख हो, भूख हो, मिथुन हो, ये सब सोमनाथ होर की ही रचनाएं हैं। 1985 का कुत्ता एक अद्भुत मोर शिल्प है मित्रों, और ये कुत्ता रचना किसने बनाया? तो ये सोमनाथ होर की अच्छी रचनाओं में शुमार है। 1985 में ये रचना को इन्होंने उकेरा है। सोमनाथ होर की अन्य कलाकृतियों की अगर बात करते हैं मित्रों, तो अन्य कलाकृतियों में आप देख लेना तो फुटपाथ इनका रचना पूछा जाता है। फुटपाथ पर सोरा बच्चा जो लिनोकट माध्यम में इन्होंने लिनोकट माध्यम में 1956 में बनाया है। ग्रुप मीटिंग की बात करते हैं, बुद्ध इनग्रेविडिंग में बनाया है 1953 में। माँ और बच्चा की बात करते हैं, काष्ठीय माध्यम में बनाया है 1956 में। पीठ की बात करते हैं तो काष्ठ चित्र है 1973 में बनाया गया। भूख जैसी रचना लिथियोग्राफ से 1977 में बनाया गया, और चीख जैसी बढ़िया रचना कांस्य मूर्ति शिल्प में है 1985 में बनाई गई है। चीख जैसी बढ़िया रचना। तो ये सारी रचनाएं जो है वो सोमनाथ होर के द्वारा उकेरी गई हैं। बढ़िया बढ़िया कलाकृतियाँ हैं मित्रों। चिटगांव बांग्लादेश में जिनका जन्म होता है, 2006 में जिनका दुखद निधन होता है। ये सारी बातें आप ध्यान रखिएगा सोमनाथ होर के लिए। आगे बढ़ेंगे, मीरा मुखर्जी को पढ़ेंगे मित्रों। मीरा मुखर्जी किस रूप में प्रसिद्ध हैं? तो मूर्तिकार के रूप में मीरा मुखर्जी का नाम आता है। मीरा मुखर्जी का जन्म कब और कहाँ हुआ? तो 1923 में, यानी 1923 में कोलकाता में जो है इनका जन्म होता है मीरा मुखर्जी का। मीरा मुखर्जी के अभिभावक थे मित्रों तो द्विजेंद्र मोहन मुखर्जी जी। कौन? द्विजेंद्र मोहन मुखर्जी जी, और उसके साथ वीणा पाणी देवी जो है इसके अभिभावक के रूप में रहे हैं। और आगे बढ़े तो एक रचना बहुत अच्छी पूछी जाती है मित्रों, बांसुरी बजाने वाला। बांसुरी बजाने वाला रचना किसकी है? ये आप देख लो, पहले बांसुरी बजा रहा है। ये रचना जो बनाई गई है मीरा मुखर्जी के द्वारा बनाई गई बढ़िया रचनाओं में शुमार है। और आगे बढ़े तो कहा जाता है वर्ष 1941 में अवनींद्रनाथ टैगोर ने इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट में आरंभिक कला की शिक्षा प्राप्त की। तो मित्रों अवनींद्रनाथ टैगोर ने इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट में आरंभिक कला शिक्षा मीरा मुखर्जी ने प्राप्त की है। 1941 के आसपास जो है इन्होंने अवनी बाबू से कला शिक्षा ग्रहण की है। 1947 में मीरा मुखर्जी ने ग्राफिक कला और मूर्ति कला में डिप्लोमा कहाँ से किया मित्रों? तो 1947 में मीरा मुखर्जी ने ग्राफिक कला और मूर्ति कला में डिप्लोमा कहाँ से प्राप्त किया? तो ये दिल्ली पॉलिटेक्निक से जो है डिप्लोमा प्राप्त करती हैं। शांति निकेतन प्रवास के दौरान इंडोनेशियन कलाकार इनफैंडी जो राज्य में मेहमान थे उनसे कला का प्रशिक्षण किसने लिया मित्रों? तो इनफैंडी से कला का शिक्षण जो है वो मीरा मुखर्जी ने ग्रहण किया है। शांति निकेतन में वो प्रवास के दौरान रुकी थी, उस टाइम भी इन्होंने कुछ सीखा था। 1953 में मीरा मुखर्जी ने म्यूनिख जर्मनी में किसके सानिध्य में मूर्तिकला की शिक्षा प्राप्त की मित्रों? तो किसके सानिध्य में इन्होंने मूर्तिकला की शिक्षा ग्रहण की है? टोनी स्टेडल और हेनरी क्रिश्चनर के जो है निर्देशन में इन्होंने कला शिक्षा ग्रहण की है 1953 में। आगे बढ़ते हैं तो किसने बस्तर यानी छत्तीसगढ़ की जनजातीय कलाकारों में डोकरा कास्टिंग से प्रशिक्षण प्राप्त किया था मित्रों? तो किसने बस्तर में जनजातीय कलाकारों से डोकरा कास्टिंग जो है सीखा है? तो डोकरा कास्टिंग का शिक्षण जो है वो मीरा मुखर्जी ने ही ग्रहण किया है वहां के जनजातियों से। डोकरा कास्टिंग क्या होता है मित्रों? अलौह धातु को ढालने और उसके साथ लास्ट वैक्स तकनीकी के द्वारा हम जो डाटा मेंटेन करते हैं वो होता है। डोकरा तकनीकी कितने वर्ष पुरानी है? तो बताया जाता है डोकरा जो है मित्रों ये डोकरा तकनीकी 4000 वर्ष पुरानी है। कितनी? 4000 वर्ष पुरानी है। और आगे बढ़ें तो कहा जाता है मित्रों सबसे आरंभिक ज्ञात डोकरा कास्ट वैक्स तकनीकी में निर्मित कलाकृति है मित्रों तो मोहनजोदाड़ो से प्राप्त जो कांसे की नर्तकी वाली मूर्ति है वो आपकी डोकरा कास्टिंग की वैक्स तकनीकी में सबसे पुरानी निर्मित जो है रचना बताई जाती है। तो ये आरंभिक ज्ञात है डोकरा कास्ट की वैक्स तकनीकी वाली मोहनजोदाड़ो से प्राप्त कांसे की नर्तकी। तो मोहनजोदाड़ो से प्राप्त कांसे की नर्तकी वाली जो रचना है मित्रों ये सबसे पुरानी बताई जाती है, सबसे आरंभिक बताई जाती है जो लगभग 4000 वर्ष पुरानी है। और आगे बढ़े तो कहा जाता है डोकरा कला किस क्षेत्र की है मित्रों? जब डोकरा कला के क्षेत्र की बात आती है तो वो जो राज्य बनता है वो राज्य का नाम होता है छत्तीसगढ़ और जो बेल्ट बनता है वो बेल्ट आपका बस्तर होता है। तो बस्तर छत्तीसगढ़ इसके लिए राइट आंसर बनता है। डोकरा कला को और किस नाम से जाना जाता है मित्रों? तो डोकरा कला को हम लोग घड़वा कला के नाम से भी जानते हैं। घड़वा कला या डोकरा कला, बात एक ही है। मीरा मुखर्जी को पद्मश्री से कब सम्मानित किया गया? पद्मश्री इन्हें कब दिया गया? 1992 में दिया गया मित्रों। तो 1992 में मीरा मुखर्जी को पद्मश्री से सम्मानित किया गया है। मीरा मुखर्जी की अगर बात करते हैं बढ़िया बढ़िया मूर्तियां कौन कौन सी बनाई तो जैसे कलिंगा में अशोका 1972 में इन्होंने बनाई थी, कलिंग में अशोक। उसके साथ मिनी बस जैसी रचना 1989 में बनाई है इन्होंने। दुर्गा जैसी बढ़िया रचना 1997 में बनाई है। सृष्टि जैसी रचना 1970 में बनाई है। माँ और बच्चा जैसी रचना 1971 में बनाई। और अर्थ टू हेवन की अगर बात होती है तो 1978 में जो है मीरा मुखर्जी ने यह रचना भी ढाली है। मीरा मुखर्जी की बढ़िया रचनाओं में बांसुरी बजाने वाला बढ़िया फेमस रचना होता है मित्रों तो उसे भी आपको याद रखने की आवश्यकता है। अब आगे बढ़ें।
मीरा मुखर्जी आप ये तो जानते ही हैं निधन कब होता है। दुखद निधन की अगर बात करते हैं तो मीरा मुखर्जी का जो दुखद निधन है मित्रों वो कब होता है, तो मीरा मुखर्जी 1998 में 98 तो 1998 में इनका दुखद निधन हो जाता है। आगे बढ़े, महेंद्र पांड्या के बारे में पढ़ेंगे। 1926 में इनका जन्म होता है। महेंद्र पांड्या ने मूर्तिकला का अध्ययन कहाँ से किया मित्रों, तो एमएस विश्वविद्यालय बड़ौदा से मूर्तिकला में अध्ययन ग्रहण करते हैं। एक रचना इनकी बहुत बढ़िया है, पर्यावरण। रचना हम दिखाते हैं, आप बताना ये पर्यावरण का दृश्य है। आप देख सकते हैं स्क्रीन पे आपके दिखाई दे रहा है। पर्यावरण की रचना है, किसने बनाई, तो ये पर्यावरण वाली रचना महेंद्र पांड्या के द्वारा बनाई जाती है। मित्रों महेंद्र पांड्या किस रूप में प्रसिद्ध हैं, तो इनकी जो प्रसिद्धि है वो मूर्तिकार के रूप में ज्यादा है। महेंद्र पांड्या माध्यम के रूप में किस का चुनाव करते हैं मित्रों, तो ये जो मीडियम बनाते हैं वो संगमरमर और लकड़ी पर ज्यादा काम करते हैं। तो संगमरमर और लकड़ी पर ज्यादा रचनाएं किसने बनाई, तो महेंद्र पांड्या का नाम आप लगाइएगा। इनका जो प्रिय धरातल होता है वो क्या होता है, संगमरमर और लकड़ी होता है। और आगे बढ़े मित्रों तो आगे कहा जाता है महेंद्र पांड्या ने किस विदेशी मूर्तिकार से प्रभावित होकर के अवाच्य प्रतिमाओं का निर्माण किया। अवाच्य प्रतिमाओं की अगर बात आती है तो रोडिन से प्रभावित होकर के अवाच्य प्रतिमाएं भी बनाए हैं। और लकड़ी और संगमरमर से बनी बालकनी मूर्ति शिल्प की श्रृंखला किसकी है मित्रों, तो लकड़ी और संगमरमर से बनी जो बालकनी वाली मूर्ति श्रृंखला है वो भी महेंद्र पांड्या के द्वारा ही उकेरी गई रचना है। वही महेंद्र पांड्या जो बहुत अच्छे मूर्तिकार के रूप में फेमस हुए हैं। तो हमें उम्मीद है कि आज की ये क्लास समझ में आई होगी, ओवरऑल डाटा भी समझ में आया होगा। आज बापू का जो है आप जानते हैं बापू आज दिवंगत हुए थे, तो उनकी जो है स्मरण में विनम्र श्रद्धांजलि बापू को अर्पित करते हैं। और आज की क्लास कैसी लगी कमेंट के माध्यम से जरूर बताइएगा। मिलते हैं छोड़ में, तब तक के लिए दिल से सैल्यूट।